एक नया टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। एंड ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक बात बोलूं, इस टॉपिक को ना प्लीज ध्यान से सुनना चंद्रेश, ठीक है, चंद्रेश एंड सिमरन, बिकॉज इसमें ना लिखवाना कम है, इसमें समझाना ज्यादा है। इस टॉपिक से लिमिटेड ही क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा है। तो ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, बट जितने आते हैं ना वो श्योर आपको एकदम तैयार कर लेने हैं। तो ये टॉपिक ऐसा है, मैं जब भी क्लास में कराती हूँ, आज तक का रिकॉर्ड है मेरा कि क्लास में ही बच्चों को लर्न हो जाता है। तो ये रिकॉर्ड मेरा टूटने मत देना, इसको आप लोग क्या करना, मेंटेन करना। जो भी मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी आज प्रियम्बल वाला, उसको क्लास में लर्न कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रियम्बल है क्या? तो देखिए, नाम ही इसका बता रहा है प्रियम्बल। इसको मैं तोड़ देती हूँ, क्या मैं तोड़ू इसको? आइए इसको तोड़ते हैं। देखिए, एक सेकेंड, हाँ मैं कलर चेंज करती हूँ, ब्लू सही रहेगा। मैंने इसको तोड़ दिया। मैंने कैसे लिखा? मैंने लिखा प्री प्लस एम्बल। ओके, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। प्री का मतलब क्या होता है? हम लोग प्री का एग्जाम देने जाते हैं, कहते हैं कि हम तो प्री का एग्जाम देने जा रहे हैं, मतलब पहले का एग्जाम। प्री का मतलब क्या होता है? प्री का मतलब होता है पहले। क्या मतलब होता है? पहले, ठीक है। तो जैसे प्री का मतलब पहले होता है, वैसे ही जो प्रियम्बल है ना, हमारे भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, ये एक प्रकार का इंट्रोडक्टरी इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। मतलब क्या हुआ? इसको हिंदी में कहते हैं प्रस्तावना और उद्देश्य का। ओके, आप चाहे तो प्रस्तावना बुला लो, चाहे क्या बुला लो, उद्देश्य का, ठीक है। तो प्रियम्बल जो है भारतीय संविधान का, वो क्या करता है? वो हमें बताता है कि हमारे संविधान के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। आई बात समझ में? तो हम प्रियम्बल को क्या बोलते हैं कि ये हमारे भारतीय संविधान का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, या फिर आप इसको कहीं कहीं जिस्ट नाम से भी देखोगे। अब आधे लोग बोलेंगे जिस्ट तो हम पहली बार सुन रहे हैं। जिस्ट का मतलब होता है समरी, ठीक है, समरी। तो जो प्रियम्बल है ना, वो आप बोलिए कि या तो ये संविधान का इंट्रोडक्शन है, या फिर ये क्या है? ये संविधान का जिस्ट या समरी है, जिसके अंदर जो भी कुछ हमारे संविधान में दिया हुआ है उसका एक सार, उसका क्या हिंदी में कहते हैं, उसका एक सार आपको मिलेगा प्रियम्बल के अंदर। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो क्या किया करते थे? ऐसे लिखा करते थे, और ऐसे में सबसे पहले क्या होता था? इंट्रोडक्शन। उस इंट्रोडक्शन के माध्यम से आप बाकी ऐसे को क्या करते थे? फिनिश करते थे। तो वैसे ही जो प्रियम्बल है, उसने क्या कर रखा है? हमारे संविधान के बारे में हम लोग को आइडिया दिया हुआ है। आई बात समझ में? अब देखो, दुनिया में जितने भी देश हैं जिनके पास अपना खुद का संविधान है, वो सारे के सारे जो देश हैं आपके, उनका जो संविधान है वो प्रियम्बल से ओपन होता है। क्यों ओपन होता है प्रियम्बल से? बिकॉज प्रियम्बल इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। अब चाहे वो यूएसए हो और चाहे वो हमारा प्यारा भारत हो। आई बात समझ में? तो आपके प्रियम्बल की ये हिंदी वाली फोटो है और ये अंग्रेजी वाली फोटो है, ठीक है। तो मैं आपको दोनों को लेके साथ में चलूंगी। अब देखो, ये प्रियम्बल जो है आया कहाँ से, ये भी पूछता है। तो याद करिए वो दिन जब मैं आप लोग को पढ़ा रही थी मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि संविधान सभा के बारे में मैं आपको बता रही थी। अच्छा हाँ, आप सब लोगों को मेरी तरफ से धनतेरस की शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी का आप सब लोगों के ऊपर ब्लेसिंग रहे। आइए अब देखो, जो प्रियम्बल है ना, ये बेस्ड है किसके ऊपर? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर। अब मुझे बताओ, क्या मुझे बताने की जरूरत है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? मैंने यस्टरडे की क्लास में बता चुकी हूं मैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब होता है उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको 13 दिसंबर 1946 को किसने पास किया था? कि किसने जो है अब मूव किया था? इसको मूव किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यस, वेरी गुड सिमरन, बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन आपका जो है सही हुआ। ओके, ऐसे एग्जाम में आता है। तो जो प्रियम्बल है ना, वेरी गुड, वो किस पे बेस्ड है? प्रियम्बल आपका बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे, जिसको मूव कराया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपके 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अंदर। और संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था, और स्वीकार करने के बाद पारित किया था। जो प्रियम्बल है ना,
वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो इसी पंडित नेहरू के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के ऊपर बेस्ड है। तो ये हमारे प्रियम्बल की शक्ल और सूरत है। अब इस शक्ल सूरत में कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग को जाननी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखो, जो प्रियम्बल है ना, इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूंगी। कितने पार्ट में डिवाइड करूंगी? 4 पार्ट में। तो मैं अपने बोर्ड को क्लीन कर रही हूँ। तो मैंने अपने बोर्ड को क्लीन किया। अब मैं अपने प्रियम्बल को 4 पार्ट में डिवाइड करती हूँ। हिंदी में ये लिखा हुआ है, अंग्रेजी में ये लिखा हुआ है, भारत का संविधान। इंग्लिश में क्या हो गया? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर लिखा है उद्देश्य का, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रियम्बल। अब मेरी बात ध्यान से देखना, पहले इससे स्टार्ट करती हूँ, इंग्लिश वाले से। ये जो मोटा मोटा है ना, जिसको मैंने रेड से अंडरलाइन कर रही हूँ मैं, क्या लिखा है मैंने? वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसको मैंने ऐसे गोला मारा पूरा। ये क्या है आपका? ये हमारा पार्ट 1 है। किसका? प्रियम्बल का। सेम चीज मैं हिंदी वाले में आती हूँ और मैंने यहाँ पे भी इसको अंडरलाइन किया, हम भारत के लोग। ठीक है, इसको भी मैंने गोला मार लिया और मैंने कहा ये क्या है? ये हमारे प्रियम्बल का पहला पार्ट है। हमारे प्रियम्बल को एक्चुअली पार्ट नहीं, कंपोनेंट बोलो तो अच्छा लगेगा, कंफ्यूज मत होना। हमने जो है प्रियम्बल को 4 कंपोनेंट में डिवाइड किया है। पहला कंपोनेंट क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। अंग्रेजी में, हिंदी में क्या है? हम भारत के लोग। ठीक है, अब दूसरे कंपोनेंट पे आइए, ध्यान से देखना। ये इसको मैं कलर चेंज करती हूँ। ये वाला जो मैंने ब्लू से किया हुआ है, ये वाला दिख रहा है, सॉवरेनियन। ठीक है, इसके बाद क्या है? सोशलिस्ट। इसके बाद क्या है? सेकुलर। और इसके बाद क्या है? डेमोक्रेटिक। और लास्ट में क्या है? रिपब्लिक। ये क्या है हमारा? ये हमारा सेकेंड कंपोनेंट है, या फिर ये हमारा पार्ट 2 है। सेम चीजें हिंदी वाले में आइए, देखिए क्या लिखा हुआ है, ये मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। दिख रहा है? संप्रभु। ठीक है, सॉरी, संपूर्ण। ठीक है, उसके बाद सॉरी ये संपन्न से है, ध्यान रखना, मैं थोड़ा गुड़बुड़ गुड़बुड़ करके अंडरलाइन किया है क्योंकि जगह कम है। संपन्न लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है? समाजवादी। ठीक है, दिख रहा है ना? पंथ निरपेक्ष, है ना? उसके बाद क्या लिखा हुआ है? लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक। ओके, फिर क्या लिखा हुआ? गणराज्य। जो मैंने ब्लू में अंडरलाइन किया है वो क्या है? आपका पार्ट 2 है। अब मैं जाती हूँ, दूसरा कलर यूज करती हूँ। मैंने अब ले लिया है आपके लिए हरा। ओके, अब मैंने हरा को लिया है और देखो ये अंग्रेजी वाला, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, पूरा मैंने इसको कर्ली ब्रैकेट में डाल लिया। ओके, अब मैं यहाँ पे आती हूँ हिंदी वाले में। हिंदी वाले में मैंने सामाजिक से लेके मैं गई कहाँ तक? मैं गई सुनिश्चितता के लिए, ये बढ़ाने के लिए तक, यहाँ तक मैं आ गई पूरा। ठीक है, ये क्या है आपका? ये आपका पार्ट 3 कह लो या फिर कह लो कंपोनेंट नंबर 3 है प्रियम्बल का। आप देख पा रहे हैं मैंने प्रियम्बल को चार पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और अलग अलग रंगों का यूज किया है। ठीक है, अब मैं काम करती हूँ, अब मैं बैगनी कलर, जिसको हम लोग कहते हैं पर्पल, वो कलर ले रही हूँ। हिंदी का नहीं, पहले इंग्लिश में आती हूँ। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये पूरा मैंने लिया, यहाँ से ये पूरा लिया। और सेम चीज हिंदी में की, यहाँ पे ये पूरा जो आखिरी है ना, इस पूरे को मैंने एक साथ लेके क्या बोला? ये क्या है आपका? पार्ट 4 है। तो इस प्रकार से मैंने क्या किया? आपके प्रियम्बल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। राजवीर, ओके राजवीर, गुड आफ्टरनून। समझ में आया आपको? चले आगे। अब देखो, अब मैं आपको 1 बाय 1 सारे पार्ट्स का मीनिंग बताती हूँ और सारे पार्ट्स का क्या मतलब है वो बताती हूँ। शुरू किया जाए तो आप देखिए, जो प्रियम्बल है, इसका जो पहला पार्ट है वो क्या है? हम भारत के लोग, मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute इंडिया इनटू अ। तो देखो यहाँ पे जो लिखा है ना, हम भारत के लोग, ये बताता है कि हमारे संविधान का सोर्स क्या है। सोर्स का मतलब क्या है? कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो हमारे संविधान की उत्पत्ति, ओके, जो ज्योति कश्यप, वेरी गुड मॉर्निंग, इट्स गुड आफ्टरनून ज्योति, है ना? 12 बज चुके हैं। आई बात समझ में? तो पहला पार्ट है वो क्या बताता है? वो बताता है संविधान का सोर्स, मतलब संविधान की उत्पत्ति। जैसे हमारी रिवर्स की उत्पत्ति होती है ना, जरा मुझे जो है चैट बॉक्स में बताओ, गंगा जी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? रिवर गंगा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? जरा मुझे बताओ चैट बॉक्स में। गंगा ही नहीं, अब एक और पूछती हूँ, इंडस की उत्पत्ति कहाँ से होती है बताओ, अदरवाइज मैं तो बताऊंगी ही। ठीक है, तो ये जो पहला पार्ट है ना, हम भारत के लोग, वो क्या है? सोर्स है।
आई बात समझ में? अब दूसरे पे आते हैं, जो आपका दूसरा पार्ट है हिंदी में, देखो मोटे मोटे वर्ड्स हैं। संपन्न, ओके सॉरी, हाँ संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। इंग्लिश में सॉर्विनियन, सॉर्विनियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो जो सेकंड पार्ट है ना, जिसमें 5 वर्ड है, ये क्या करता है, ये बताता है कि हमारे भारत का या फिर हमारे संविधान का नेचर कैसा हो। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर? हिंदी में कहते हैं चरित्र। तो जो सेकंड पार्ट है वो क्या बताता है कि हमारे चरित्र, ठीक है, चरित्र, ठीक है, ये र है, ये ट है, ठीक है। वो क्या बताता है, वो बताता है कि हमारे संविधान का चरित्र कैसा हो, कैसा हो, सॉर्विनियन हो। मतलब इसका मतलब होता है कि हमारा देश इंडिपेंडेंट है, आजाद है, इसके ऊपर कोई जो है, कोई और देश राज नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके बाद सेकंड वर्ड पे आओ, सोशलिस्ट। इसका मतलब क्या होता है, समाजवाद। मतलब हमारे देश में क्या होगा, हमारे देश में हम लोग जो है वेलफेयर स्टेट की बात करेंगे, मतलब कल्याणकारी स्टेट की बात करेंगे, जो सिर्फ अपनी बात ना करे, सबका साथ और सबका विकास करे, ठीक है। सबका विकास होगा और हम लोग साथ में चलेंगे, वो होता है आपका सोशलिस्ट। फिर आता है सेकुलर, मतलब धर्म निरपेक्ष। हमारे देश का कोई एक धर्म नहीं है, बिकॉज हम लोग अपने देश में हर धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं, अब चाहे वो हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, वट हो, ठीक है। बट वहीं अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान कैसा देश है, पाकिस्तान इस्लामिक देश है। ओके, यहाँ पे पाकिस्तान का जो राष्ट्र है उसका एक धर्म है, वो कौन सा धर्म है, इस्लाम। वही बात करूं मैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश भी क्या है, एक इस्लामिक कंट्री है, इसका भी क्या है, एक राष्ट्रीय धर्म है, वो इस्लाम है। वहीं अगर मैं बात करूं श्रीलंका की और भूटान की, तो श्रीलंका और भूटान क्या है, ये हमारे बौद्धिस्ट देश है। मतलब यहाँ पे बुद्धिज्म जो है वो इस राष्ट्र का मेन धर्म है। आई बात समझ में? इसके बाद होता है डेमोक्रेटिक। तो जो डेमोक्रेटिक है ना, इसको अंग्रेजी में 2 पार्ट में तोड़ते हैं, डेमो प्लस क्रेसी, ठीक है। जहां पे डेमो का मतलब होता है लोग, ओके, और क्रेसी का मतलब क्या होता है, रूल या फिर शासन। तो डेमोक्रेसी उस जगह होती है जहां पे जनता का रूल हो और जनता का शासन हो, ठीक है। मतलब जो कि हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनको जनता चुन के भेजती है। अब आता है वर्ड रिपब्लिक, मतलब गणराज्य। मैंने बताया था ना, कल एक डायलॉग मारा था, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। राजा कौन बनेगा, जो हकदार होगा, मतलब जो सत्ता में आएगा वो इंसान हेरिडेटरी, वंशागुणत तरीके से नहीं आएगा, उसको चुना जाएगा चुनाव के माध्यम से, तो वही आपका कहलाता है रिपब्लिक। तो ये जो मोटे मोटे 5 शब्द हैं, ये क्या बताते हैं, ये हमारे भारत का चरित्र बताते हैं कि हमारा भारत कैसा है, सॉर्विनियन है, ओके, संपन्न है, संपूर्ण समृद्ध संपन्न है। उसके बाद वो समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और गण राज्य है। आई बात समझ में? चलो आंसर देखो, 8 बच्चों का आंसर आया हुआ है। इंडस मानसरोवर लेक से निकलती है तिब्बत में, शाबाश, बहुत बढ़िया हिमांशी, वेरी गुड। ओके, उसके बाद चंद्रेश कहते हैं कि देवप्रयाग, देवप्रयाग में से कौन निकलती है, चंद्रेश जरा मुझे बताइए। मैम, गंगा की उत्पत्ति नहीं होती है, 7 नदियों के मिलने में गंगा मिलने में गंगा बहती है। आई कैन अंडरस्टैंड, चलो ठीक है, मैं समझने की कोशिश करती हूँ। हिमालय, हिमालय, गौमुख, बे ऑफ बंगाल, ज्योति कहाँ चली गई, बे ऑफ बंगाल में तो गिरती है भैया उल्टा, गंगोत्री, ठीक है, दैट्स वेरी गुड। चलो मैं बताती हूँ अभी कुछ देर बाद। ओके, क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ओके, हिमांशी, गुड, वेरी गुड। एंड जो ज्योति थोड़ा सा गड़बड़ कर दी ना, देखो बे ऑफ बंगाल मतलब कि बंगाल की खाड़ी में सारी नदियां अपने पानी को जो है वहां पे जाके मिलाती हैं, ठीक है। वहां से कोई रिवर जो है निकलती नहीं है, सब वहां जाके मिलती है, ओके। वहां मतलब वहां पे उनका अंत होता है। खैर आगे आते हैं, अब आते हैं पार्ट 3 पे। तो जो पार्ट 3 है ना, वो क्या करता है, देखो वो बताता है, वो क्या बताता है, देखो जो पार्ट 3 है वो बताता है कि हमारे संविधान का ऑब्जेक्टिव क्या हो। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है पता है, उद्देश्य। हमारे संविधान का उद्देश्य क्या हो,
ठीक है, ये उद्देश्य क्या हो वो कौन बताता है, पार्ट 3 बताता है। अब उद्देश्य का मतलब क्या हुआ, छोटे थे स्कूल में एक्सपेरिमेंट करते थे, तो एक्सपेरिमेंट में लिखा करते थे ऑब्जेक्टिव या फिर एम, टू टेस्ट द पीएच वैल्यू, टू डू डा डा डा, ठीक है, डैश डैश डैश। सो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, मतलब हम क्या हासिल करना चाहते हैं। तो हमारा संविधान क्या हासिल करना चाहता है कि उसके देश में क्या हो, जस्टिस हो, मतलब कि न्याय हो। न्याय कैसा हो, सामाजिक, ठीक है, मतलब छुआछात, कास्ट वास्ट का न्याय हो, मतलब कोई इस तरह से हमारे ऊपर जो है कास्ट के उस पे, छुआछात के उस पे कोई हम लोग के साथ अन्याय ना करे। इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से न्याय हो, ये नहीं कि बस जो सुविधाएं है वो जो है अमीर को ही मिले, बेचारा गरीब सड़क पे रहे, नहीं, ऐसा ना हो। पॉलिटिकल, सबको वोट देने का अधिकार हो, ये नहीं कि आप अमीर हैं तो आपको वोट देने का अधिकार है, और या फिर आप इस जाति के हैं तो आपका अधिकार है, आप पढ़े लिखे हैं आपका अधिकार है, बाकी लोगों का अधिकार नहीं है, ऐसा ना हो। तो हमारे देश में न्याय हो, कैसा न्याय, सामाजिक मतलब सोशल, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक, और राजनीतिक मतलब क्या हुआ, पॉलिटिकल। हमारे देश में आजादी हो, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वतंत्रता, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दो वर्ड होती है और होता है, एक होता है फ्रीडम और दूसरा होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है लिबर्टी। और आप में से अगर कोई मुझे बता सकता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, फिर मैं आगे चलती हूँ। देखो क्या होता है, मैं खुद ही बताती हूँ, टाइम कम है। ओके, हिंदी में ना लिबर्टी या फिर आपका फ्रीडम, दोनों का एक ही मतलब होता है, वो है आपका स्वतंत्रता। कुछ लोग आजादी भी कहते हैं। हाँ ठीक है, दिल पे मतलब चंद्रेश, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो मैं क्या बता रही थी, हिंदी में जो लिबर्टी वर्ड है, लिबर्टी वर्ड, इसको आप देखोगे दो वर्ड होता है, एक होता है लिबर्टी और एक होता है फ्रीडम। ठीक है, इसका अगर आप हिंदी करने जाओगे तो आपको जो है जो वर्ड मिलेगा वो मिलेगा आजादी, और बहुत अच्छा हिंदी करोगे तो मिलेगा आपको स्वतंत्रता। बट अंग्रेजी में ना लिबर्टी का मतलब कुछ और होता है, फ्रीडम का मतलब कुछ और होता है। आइए जानते हैं वो क्या होता है। हमारे देश को फ्रीडम मिली थी, क्या आपने कभी सुना है बोलते हुए कि पता है क्या, 15 अगस्त को ना हमारे देश को लिबर्टी मिली थी? आप नहीं सुनोगे, आप क्या बोलोगे, हमारे देश को 15 अगस्त को आजादी मिली थी। अगर आजादी आप नहीं बोल पाएंगे तो क्या बोलेंगे, हमारे देश को 15 अगस्त को क्या मिली थी, स्वतंत्रता। कभी किसी के मुंह से सुना है बोलते हुए कि हमारे देश को 15 अगस्त को लिबर्टी मिली थी? आप नहीं बोलोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन दो वर्ड में डिफरेंस आ जाता है। आइए जानते हैं क्या। देखिए, जो वर्ड फ्रीडम है ना, इसका मतलब ये होता है कि आप इससे पहले किसी के अंडर काम करते थे, मतलब आप इससे पहले आजाद नहीं थे, आपको दबा के रखा गया था कि नहीं, तुमको जो है 5 बजे से पहले जाना है, मतलब घर आ जाना है, 7 बजे से पहले घर आ जाना है, तुमको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, मतलब रोक टोक लगी थी आपके ऊपर, है कि नहीं। जब अंग्रेज हमारे ऊपर थे तो हम क्या थे, हम गुलाम थे। अंग्रेजों के जाने के बाद हमें क्या मिली, फ्रीडम मिली, बिकॉज तब कोई जो है टोका टकी करने वाला नहीं था। तभी देखो जो बच्चे हैं, जो माता पिता हैं आजकल के, वो क्या बोलते हैं, मैंने तो अपने बच्चों को फ्रीडम दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ, माता पिता टोका टकी नहीं करते, है ना, ये चीज होता है। अब लिबर्टी क्या होती है, लिबर्टी का मतलब वो होता है कि आपके ऊपर किसी ने बंदिशें, किसी ने आपको जेल में डाल के, मतलब आपको कैद करके नहीं रखा है, आप शुरू से ही फ्री हो, आप शुरू से ही फ्री हो, आपका जो मन है आप वो करो, ना आप किसी के अंडर थे, ना आप किसी के अंडर हो, ना आप किसी के अंडर आओगे, आप स्वतंत्र हो पहले से ही। उसी चीज को हम कहते हैं लिबर्टी। तो हमारे देश में फ्रीडम नहीं, लिबर्टी है। ठीक है, हमारे प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है, लिबर्टी लिखा हुआ है। हिंदी में पता है क्या मतलब सेम है, तो मैंने इसीलिए अंग्रेजी का मतलब जो है दोनों का बता दिया। हमारे देश में आपको आपको सोचने का, ओके, जो मन है वो सोचो, एक्सप्रेशन, ठीक है, बिलीफ, जो मानना है वो मानो, जिसमें आपको विश्वास रखना है वो रखो, जिसकी पूजा करना है वो रखो, इसकी आजादी है। ये नहीं कि नहीं आपको सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ की पूजा करनी है। ऐसा क्या बोला गया हम लोग को, नहीं बोला गया, हमारी मर्जी, हम भोलेनाथ की पूजा करें या फिर गणपति की पूजा करें, तो ये हमारे ऊपर है। इसको हम लोग कहते हैं लिबर्टी। ठीक है, हाँ है ना, हाँ, चलिए कोई बात नहीं, बताऊंगी मैं, आगे बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है
इक्वालिटी, समानता, मतलब क्या हुआ, हमारे देश में जो है इक्वालिटी मिलेगी, समानता मिलेगी जॉब में, ठीक है। अगर आप 12th पास हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, आप 10th पास हैं तो आप ये भर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि हाँ तुम जो हो यहाँ के हो तब तुम ये फॉर्म नहीं भर सकते, तुम वहां के हो तो तुम वो फॉर्म नहीं भर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो फॉलो की हुई है तो आपको जो है भारत में क्या मिलेगी, सामान्यता मिलेगी हर चीज की, ठीक है। पक्षपात जो है हमारे देश में नहीं होगा, ये होता है इक्वालिटी। अब जो नेक्स्ट वर्ड है ना जिसको हम लोग कहते हैं फर्टेनिटी, ठीक है, जो आपका भाईचारा होता है, ये जो वर्ड है वो क्या बताता है, भाईचारा की बात करता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे देश में सब लोग क्या है, भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हम सब लोग भाई भाई हैं। हमारे देश में क्या है, एक दूसरे के प्रति हम लोग रिस्पेक्ट रखते हैं, आदर रखते हैं, और एक दूसरे के साथ मिलके अच्छे से एकता के साथ हमारे देश में रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे जो प्रियम्बल का क्या है, उद्देश्य है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, मतलब कि न्याय, स्वतंत्रता, समता और उसके बाद सब्र, ठीक है। और आपकी राष्ट्र की एकता, अखंडता, ये सब क्या है आपका, हमारे जो है प्रियम्बल का उद्देश्य है। हम लोग को ये सब जो है लाना है। देखो सिमरन, जो आप टॉपिक उठा रहे हो ना, वो टॉपिक ऐसा है ना जिसके बारे में, जो ये टॉपिक पता है क्या है, ये टॉपिक जो आप उठाए हो ये च्युइंगम है। आप च्युइंगम को जितना खाओ वो उतनी और क्या होती जाती है, खिंचती जाती है। तो सेम वही टॉपिक है। अब एक बात बता दूं, रिजर्वेशन को लाया गया था ताकि जो लोग यहाँ पे हैं उनको यहाँ तक किया जाए। मुद्दा उसका अच्छा था, उसकी सोच अच्छी थी कि सबको हम लोग बराबरी पे लाएंगे, जो इतने झुके हुए हैं इनको उठा के इतना लाएंगे। बट हुआ क्या, हमारे देश के पॉलिटिशियन ने क्या किया, यहाँ तक तो लाया ही, उसके बाद उसके बावजूद भी काफी कुछ जो है वो पक्षपात किया। खैर उस पर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग को एग्जाम निकालना है और हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। अरे बाबा दिल पे मतलब आगे बढ़ो, ठीक है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो सरकार ने जो प्लान बना दिया उसको फॉलो करना, हम लोग बस ये कर सकते हैं कि पढ़ के एग्जाम दे सकते हैं, एग्जाम क्रैक करके जॉब पाके अधिकारी बन सकते हैं, बस इतना ही हमारे हाथ में है। तो जो हमारे हाथ में हम उसको क्यों ना करें, जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में सोच के हम अपना खून क्यों जलाएं, है कि नहीं। वैसे भी आजकल जो है इंसानों में खून की कमी होती है, ठीक है। तो बी ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, जो आपके पास है उसका बेस्ट करिए। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। अगर जो नहीं है उसके बारे में आप सोचेंगे तो आप जो है नेगेटिव होंगे। हमें नेगेटिव जो है वो नहीं होना है, सिर्फ हम लोग को कोरोना नेगेटिव होना है, बाकी सब पॉजिटिव होना है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पार्ट पे आओ। कलर बदलती हूँ, काफी डार्क हो गया है। पार्ट 4 क्या है, पार्ट 4 को जरा ध्यान से देखना, पहले ये वाला पढ़ती हूँ। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26, ये क्या लिखा हुआ है, ये 26 मतलब होता है 26, क्या लिखा हुआ है 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे हिंदी में पढ़ती हूँ। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा ने आज, तारीख इसको अंडरलाइन किया जाए, 26 नवंबर 1949 ईस्वी, ठीक है। जो भी है ये पूरा आपका हिंदी वाला है तो इतना नहीं पढ़ना है, को क्या करते हैं, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियम, ओके, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो मतलब क्या हुआ, जो चौथा पार्ट है ये क्या बता रहा है, देखो तारीख बता रहा है। जो आपका चौथा पार्ट है वो हमें बता रहा है डेट, वो हमें बता रहा है तारीख, किस दिन हमारे संविधान को स्वीकारा गया था, ठीक है। तो 4 पार्ट हो गए। पहला पार्ट बताता है कहाँ से हुआ है इसकी उत्पत्ति, दूसरा पार्ट बताता है इसका चरित्र कैसा है, पार्ट 3 बताता है उद्देश्य क्या है, पार्ट 4 बताता है तारीख, ठीक है। तारीख क्या है, 26 नवंबर 1949। आई बात समझ में, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से देखना, मैं इसको जो हूँ नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ। आइए देखो मैंने इसको लिया हुआ है, क्योंकि ये थोड़ी साफ इमेज थी, यहाँ मुझे अच्छे से बताने में, मतलब कि आपको बताने में थोड़ा सा साफ रहेगा। देखो अब मैं आपको कुछ बताती हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ। इस वर्ड को देखो, दिख रहा है सॉवरीनियन, ठीक है, हिंदी में भी यही वर्ड है आपका, वहां नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे। आपका दूसरा वर्ड, एक सेकेंड, अब ठीक है।
सेकुलर दिख रहा है, अंडरलाइन किया है मैंने, हाईलाइट किया हुआ है, सेकुलर, ठीक है। इसके बाद सोशलिस्ट, ठीक है। और एक तीसरा वर्ड और है, जरा ध्यान से देखना, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, आप लोग को दिख रहा है, येलो से मैंने हाईलाइट किया हुआ है वर्ड। अगर दिख रहा है तो बताइए, अगर नहीं दिख रहा है तो भी बताइए, ताकि मैं इसको फिर से करूं, फिर मैं आगे बढ़ूं इसको एक्सप्लेन करना। तो मेरी बात जरा ध्यान से देखिए, जिस दिन हमारे संविधान को क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, वो कौन सा दिन था, 26 नवंबर 1949। और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश ने क्या किया था, संविधान को लागू किया था, ठीक है, लागू किया था। तो उस समय जो हमारी प्रस्तावना थी, उस समय जो हमारा प्रियम्बल था ना, उस प्रियम्बल में 3 शब्द नहीं थे। क्या था, उस प्रियम्बल में 3 शब्द नहीं थे। अब देखो हिंदी वाला देख लो, कौन कौन सा, इसको भी मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप लोग को हिंदी में दिखेगा। दिख रहा है किसी को, कोई दिक्कत है? हाँ बिल्कुल सही से, सिमरन बहुत अच्छा जवाब है। देखो जो अंग्रेजी में था वहां पे, उसको मैं यहाँ पे हिंदी में अंडरलाइन कर रही हूँ, ठीक है। कौन कौन सा वर्ड है देखना ध्यान ध्यान से। पंथ निरपेक्ष, ये तो हो नहीं रहा अंडरलाइन, खैर दिख रहा है आप लोग को, पीला पीला अंडरलाइन किया हुआ है। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी दिखा, और एक इधर आ जाओ, अखंडता, दिख गया? ओके, ओके, हिंदी भी दिखा दिया मैंने, इंग्लिश भी दिखा दिया। तो जिस समय हमारे संविधान को लागू किया गया था, उस समय आपका जो प्रियम्बल है वो भी लागू हुआ था। बट एक बात है जो आपको ध्यान रखनी है, कि जब हमने प्रियम्बल को लागू किया था ना, तो उस टाइम हमारे प्रियम्बल में ना, ये जो येलो वाले वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स नहीं थे, ठीक है। ये वाले वर्ड्स उस टाइम 1950 में नहीं थे। पूछो क्यों? बिकॉज इन 3 शब्दों को अमेंडमेंट के द्वारा, संशोधन के द्वारा प्रियम्बल प्रस्तावना में ऐड किया गया था। और ये महान कार्य किसने किया था, बता दिया जाए। यह महान कार्य किया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने। और किसके थ्रू किया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ओके, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी जी ने प्रस्तावना में 3 सुंदर सुंदर शब्दों को ऐड किया था। यस, ये 3 बहुत ही सुंदर सुंदर आपके शब्द हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। तो इन तीनों को ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, जिसका श्रेय जाता है श्रीमती इंदिरा गांधी जी को। ठीक है, आया समझ में? तो एग्जाम में पूछता है कि जब 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू हुआ था, तो प्रियम्बल में कौन कौन से शब्द नहीं थे? तो पीले वाले शब्द आप लोग याद रखेंगे, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है। और आपसे ये भी मतलब पूछता है एग्जाम में कि कौन सा ऐसे आपके शब्द हैं जिनको इंदिरा गांधी ने आपके प्रस्तावना में संशोधन के द्वारा जोड़ा था। तो कौन सा जोड़ा था, बता चुकी हूँ, ठीक है। एक और टाइप का सवाल आता है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, ओके, हमारे प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था? तो आपको जानना है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आई बात समझ में? तो जैसे क्वेश्चन बनता है, मैंने सारे क्वेश्चन आपको बनवा के दिखा दिए। देखो मुझसे चंद्रेश पूछ रहे हैं, मैम कितने अमेंडमेंट अब तक हो चुके हैं? कराऊंगी मैं, बट ध्यान रख लो, शतक जो है वो लग चुका है। 105वां 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं देश में। और ये 105 के 5 में से आपको कम से कम 20 तो मैं लर्न करवाऊंगी ही, करवाना भी है, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। आशा करती हूँ अब तक जो है मोटी मोटी बातें समझ में आ गई होंगी। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछता है, मैंने सब स्टाइल में आपको क्वेश्चन बना के बता दिया। आगे चले, अब देखो, देखो फिर से मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में मतलब लेके आ चुकी हूँ। आपकी सहूलियत के लिए मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया वही मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है। इस साइड अंग्रेजी में है, इस साइड हिंदी में है, ओके, बिकॉज सबका साथ सबका विकास। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे भी जो बातें मैंने बताई थी वही बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। कौन कौन सी बातें? अमेरिका पहला ऐसा देश था जिसने क्या किया था, जिसने प्रियम्बल को यूज किया था, ठीक है। इसके बाद भारत का जो संविधान है वो प्रस्तावना से शुरू होता है। पंडित नेहरू ने जो उद्देश्य संकल्प को बनाया था उसी के ऊपर हमारा जो है प्रियम्बल बेस्ड है, जिसको आपके संविधान सभा ने स्वीकारा था।
इसके अलावा मैं बता दूं, जो आपका प्रियम्बल है वो क्या था, वो पंडित नेहरू का विजन था, उनका सपना था। तो वही सपना संविधान सभा ने भी क्या कर लिया, अपना लिया, तो वो उनका सपना बन गया। तो बेसिकली जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो क्या है, वो संविधान के निर्माताओं का सपना है कि भैया मेरा देश ऐसा हो, मेरा देश ऐसा हो। ओके, तो अब तक कोई दिक्कत किसी को, आशा करती हूँ कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, मोहम्मद फरहान, ठीक है। अरे अभी अभी हुआ है 105वां वाला, पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, 105वां वाला पढ़ेंगे। कुछ स्टेट्स के ऊपर है, स्टेट्स को एक्स्ट्रा पावर दी गई है। ओके, रिजर्वेशन के ऊपर है, तो उसकी बात अभी नहीं करेंगे, अभी जो प्रियम्बल है उसकी बात करेंगे। अब देखो, जो प्रियम्बल के बारे में बातें थी वो मैंने आपको बता दी। अब मैं कुछ ट्रिकी बातें बता रही हूँ, ऐसी बातें जिसको प्लीज ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने लिखा नहीं है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना ज्यादा आसान है और इससे क्वेश्चन क्या बनता है, इत्तू सा। बट इसको समझने के लिए हमें क्या करना होता है, इतना सा पढ़ना पड़ता है। ओके, तो मैंने आपको 5 मिनट में सब बता देना है, ठीक है चंद्रेश। एक क्वेश्चन पूछ ले, बिल्कुल अनुमति ग्रांटेड, कम ऑन, अनुमति है। चलो देखो तो आगे बढ़ती हूँ। हाँ, अब जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है, आपसे पूछा भी जाएगा कि बताओ प्रस्तावना भारतीय संविधान का पार्ट है कि नहीं। ठीक है, जो मैं ऊपर लिखा है ना, ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं चुटकी में बताती हूँ क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कहता है, क्या प्रस्तावना भारत के संविधान का हिस्सा है, हाँ या ना, जानेंगे। इंग्लिश में, इस प्रियम्बल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या प्रियम्बल भारत के संविधान का पार्ट है, जानते हैं। तो देखिए, इस चीज को जानने के लिए हमें 1960 में जाना पड़ेगा। कब जाना पड़ेगा, 1960 में। ठीक है, तो होता क्या है, अब मैं जो बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। क्यों, क्योंकि कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट है, ये ऐसी कहानी है। होता क्या है, ये बात है 1960 की, जब आपका एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको कहते हैं बेरुबारी यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको पता होगा 1960 में भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या कह रहे हो, हमें अभी तक संविधान नहीं देखा है क्या, उसके पहले पेज पे राम दरबार की फोटो है। राम दरबार ये क्या है बाबा, देखो हमारा देश जो है ना वो सेकुलर है। आप किसी जो है पुलिस स्टेशन में जाना, अगर आपको वहां पे हनुमान जी की फोटो या फिर जीसस क्राइस्ट की फोटो मिल गई तो मुझे बताना, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जितने भी सरकारी संस्था है वहां पे किसी भी भगवान, किसी भी धार्मिक चीजों का प्रतीक आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये नहीं कि आपको दिखेगा कि हमारे आ, 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 पुलिस थाने में बजरंग बली की फोटो लगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा देश क्या है, धर्म निरपेक्ष है, सेकुलर है, हर धर्म की रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, इसको पढ़ो। पहले मैं क्या बता रही थी, 1960 की बात है। 1960 में हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनसे एक छोटी सी गलती हो गई थी, वो गलती क्या है वो बताऊंगी मैं जब मैं आपको पढ़ाऊंगी अनुच्छेद 1 से लेके 4। अभी अभी जानते हुआ क्या, पंडित नेहरू ने छोटी सी गलती कर दी। अब प्रधानमंत्री से गलती हुई तो बाकी लोग छोड़ेंगे तो नहीं। तो 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 हुआ क्या, उस टाइम ना फिर एक केस हुआ। उस केस को हम लोग कहते हैं बेरुबारी यूनियन केस। एक सेकेंड, वो केस क्या था आपका, बेरुबारी यूनियन केस। एक्चुअली ये बेरुबारी एक जगह है, ये क्या है, ये एक प्लेस है, ये एक जगह है। अभी के लिए ये जगह कहाँ पाई जाती है, ये जगह आपके बांग्लादेश में, इंडिया में नहीं है, बांग्लादेश में। ठीक है, तो ये जगह है जिसका नाम है बेरुबारी। तो इस जगह का एक मुद्दा था, जिस मुद्दे को लेके क्या हुआ, पंडित नेहरू से गलती हो गई। वो गलती क्या थी मैं अभी नहीं बताऊंगी, आपको बताऊंगी जब मैं क्या पढ़ाऊंगी, आर्टिकल 1 से लेके 4। तो इस गलती को लेके लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कर दिया, केस कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना जजमेंट सुनाया तो ये बोला कि जो प्रियम्बल है ना, जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ध्यान से देखना, पार्ट नहीं है। ठीक है, ये कब बोला, ये आपके बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला।
आई बात समझ में? मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला 1960 में हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनसे एक मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। उस मिस्टेक के ऊपर जो है वो केस गया था, उस केस का नाम है बेरूबारी केस। और उस केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया तो बोला कि भाई प्रियम्बल जो है वो संविधान का पार्ट नहीं है। अगर प्रियम्बल संविधान का पार्ट नहीं है तो हम लोग इस प्रियम्बल के अंदर संशोधन, संशोधन का मतलब होता है अमेंडमेंट, नहीं कर सकते। अमेंडमेंट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते मतलब आर्टिकल 368 को यूज नहीं कर सकते। पूछो क्यों? आर्टिकल 368 बात करता है अमेंडमेंट की, संशोधन की। मिस्टेक बताऊंगी अभी नहीं, आर्टिकल 1 से 4 बताऊंगी तब, ठीक है। अभी इस पे जानते हैं। तो क्या हुआ, बेरूबारी केस में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, वो भारतीय संविधान का पार्ट नहीं है। और अगर वो भारतीय संविधान का पार्ट आपका नहीं है तो आप इसके ऊपर संशोधन नहीं कर सकते। इतनी बात क्लियर है? हाँ या ना? आगे चले, चलो आगे चलते हैं। बताऊंगी सब बताऊंगी, पहले ये बातें सुन लो, जो इंपॉर्टेंट है वो जान लो। इतना काम खत्म हुआ। अब जाते हैं 13 इयर्स बाद। अब हम लोग कहाँ आ गए? अब हम लोग आ गए आपके 13 साल बाद। और 13 साल बाद हमारे पास कौन आया? केशवानंदा भारती केस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है आपका केशवानंदा भारती केस, ठीक है। केशवानंदा भारती जो है ना वो एक संत थे, ठीक है। वो एक संत थे, एक मठ थे, उसके मठाधीश्वर थे। पिछले साल उनकी सितंबर 2020 में उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो केशवानंदा भारती केस में आया। अब केशवानंदा भारती केस इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज अब तक भारत के इतिहास में अब तक की जो सबसे लंबी बेंच है ना जज की, वो बैठी थी केशवानंदा भारती में। मतलब 13 जजेस की बेंच बैठी थी किसमें? केशवानंदा भारती केस में। और केशवानंदा भारती केस ने ये बोला कि पता है क्या, 1960 में बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट से गलती हो गई थी, उस गलती को हम लोग सुधारते हैं। तो आप देख रहे हैं क्या हुआ, केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेरूबारी केस में क्या हो गई थी, बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट से क्या हो गई थी, गलती। बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट से गलती हो गई थी और वह गलती को हम लोग सुधारने वाले हैं। और वो क्या सुधार था? आपके केशवानंदा भारती केस में ये बोला गया कि देखो जो प्रियम्बल है ना, जो प्रियम्बल है वो क्या है, वो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये किसने बोला? यह बोला केशवानंदा भारती केस ने। तो केशवानंदा भारती केस ने क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट से बेरूबारी वाले केस में गलती हो गई थी, हम उस गलती को सुधारते हैं। और क्या किया उन्होंने? उन्होंने बोला कि जो प्रियम्बल है वो भारतीय संविधान का पार्ट है। अब फिर मुझे ये बताइए कि कैसे पार्ट है, ये बात लोगों ने पूछी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए, जिस प्रकार से भारत के संविधान का बाकी पार्टों को, बाकी चीजों को ऐड किया गया है, वैसे ही हमने प्रस्तावना प्रियम्बल को भी ऐड किया है। सो इसी हिसाब से जो हमारा प्रियम्बल है वो भी भारतीय संविधान का एक हिस्सा है, ठीक है। आई बात समझ में? इसलिए इसके तहत क्या होगा कि हम प्रियम्बल के अंदर संशोधन, हम प्रियम्बल के अंदर अमेंडमेंट, संशोधन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अमेंडमेंट और आपका संशोधन कर सकते हैं, मतलब आर्टिकल 368 को यूज कर सकते हैं। बट इस बात का ध्यान रखना, अगर आप लोग अमेंडमेंट कर रहे हो, संशोधन कर रहे हो, तो बेसिक स्ट्रक्चर, जो मूलभूत ढांचा है, वो मत चेंज कर देना, ठीक है। ओके, तो ये चीज था जो बोली केशवानंदा भारती केस में। अब तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, फिर मैं आगे चलती हूँ, ठीक है। अरे हाँ हाँ, देखो गलती, देखो बेरूबारी केस के जजमेंट में जो आंसर आया ना, उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने बोला केशवानंदा भारती केस में की गलती हो गई थी। इस केस को करने के लिए जो लोगों ने ये केस किया ना, वो केस क्यों किया?
वो क्यों की गलती पंडित नेहरू ने की थी? ध्यान सुनो, फिर से बताती हूँ। बेरुबारी केस में हुआ क्या था कि आर्टिकल 1 से लेके 4 तक के बीच में आर्टिकल 2 और 3 आता है, उसका यूज करके पंडित नेहरू ने भारत के हिस्से को, भारत की मिट्टी को, भारत के लैंड को दे दिया किसको? बांग्लादेश को। ठीक है, तो इस चीज से लोग जो है उन्होंने बोला कि हमारे संविधान में ये प्रक्रिया है ही नहीं, आप कैसे जो है बांग्लादेश को दे रहे हैं, तो ये गलत है। एक्चुअली पता है क्या, 1960 में बांग्लादेश नाम ही नहीं था, उस टाइम आपका ईस्ट पाकिस्तान था, बिकॉज बांग्लादेश कब बना? 1971 में बना। ठीक है, तो ये चीज थी। तो जो पंडित नेहरू ने फ्री में दिया ना, वो गलत किया। उसी चीज को लेके जो है केस हुआ, उस केस का नाम था बेरुबारी केस। उस केस का जो जजमेंट आया, वो जजमेंट था कि प्रियम्बल संविधान का पार्ट नहीं है। ये जजमेंट गलत था, ये जजमेंट गलत था। ये बोलते हैं केशवानंद भारती केस में आपके जज लोग, और कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, वो गलती थी। बिकॉज देखो मैंने क्या लिखा है कि बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट से गलती हुई। कौन सी गलती हुई? कि प्रियम्बल को बोलना वो भारत का वो भारत के संविधान का पार्ट नहीं है, बट ऐसा आपका नहीं है। बिकॉज जो प्रियम्बल है वो भारत के संविधान का पार्ट है। क्यों पार्ट है? बिकॉज जैसे हम लोगों ने आपके अनुच्छेद को, आपके अनुसूचियां को और आपके भाग को भारत के संविधान में ऐड किया है, वैसे ही हम लोगों ने प्रस्तावना को भी भारत के संविधान में ऐड किया है। सो दैट इज वाई जो प्रियम्बल है वो भारत के संविधान का पार्ट है, और इसलिए हम उसके अंदर संशोधन कर सकते हैं, आर्टिकल 368 का यूज कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, आप जब संशोधन करें तो बेसिक स्ट्रक्चर चेंज ना करें। अब मुझसे पूछो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, मूलभूत ढांचा क्या होता है, ये चीज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है बताया नहीं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि समय आने पे हम आप लोगों को बताते रहेंगे, और समय जब आया तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया। जैसे कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो मूलभूत आपका ढांचा होता है, वो है सेक्युलरिज्म, धर्म निरपेक्षता। ओके, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायिक समीक्षा, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार। तो ये सब क्या है? ये सब भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा है। इसके अंदर संशोधन आप लोग नहीं कर सकते। ठीक है, अगर करेंगे भी तो ध्यान रखिएगा मूलभूत ढांचा जो है वो चेंज ना हो। अब तक कोई दिक्कत? चलिए आगे, आशा करती हूँ ये मोटी मोटी बातें समझ में आ गई होगी। अब आता है आपको एलआईसी ऑफ इंडिया वर्सेस एलआईसी ऑफ इंडिया का केस 1995 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? इसने सुप्रीम कोर्ट ने वही बात बोली जो केशवानंद भारती केस से बोली गई। यहाँ पे एससी ने बोला कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? अभिन्न अंग है, इंट्रीगल पार्ट है, इंट्रीगल पार्ट है, अभिन्न अंग है। ठीक है, खुद से हिंदी में लिख लेना, इंट्रीगल पार्ट है। कोई दिक्कत? समझ में आया? तो इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई बताओ प्रियम्बल भारत के संविधान का पार्ट है, आप बोलोगे हाँ है। क्यों है? केशवानंद भारती केस ने बोला है कि प्रियम्बल जो है वो भारत के संविधान का पार्ट है, तो हम लोग इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, आर्टिकल 368 का यूज कर सकते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही बातें मैंने यहाँ बताई, आप बोलोगे तो लिखवा दूंगी, अदरवाइज नोट्स में तो सब कुछ आपको जो है मिल जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन और है, वैसे ये पूछने की जरूरत तो नहीं है, बट मैं आपसे पूछ रही हूँ, बताओ इसका आंसर क्या है? क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? कैन प्रियम्बल बी अमेंडेड? मुझे बताइए। ये क्वेश्चन तो मैं ऐसे पूछ रही हूँ, आपको खिला दिया खीर और पूछती हूँ बताओ खीर का स्वाद क्या है? बताइए क्या इसका आंसर? एक सेकेंड, इसका आंसर क्या होगा? क्या प्रियम्बल को संशोधन कर सकते हैं? यस, हम प्रियम्बल के अंदर संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन, मैंने अगर इसको यहाँ पे लिखा है ना, तो ऐसे नहीं लिखा होगा, कुछ ना कुछ होगा तभी मैंने लिखा होगा, है ना? तो देखो, पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या आप संशोधन, क्या आप प्रस्तावना के अंदर संशोधन कर सकते हैं, तो आप लोग बोल रहे हो यस। ठीक है, ये तो हम सबको पता है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स? क्वेश्चन तो असली में ये था, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स प्रियम्बल हैज बीन
अमेंडेड, कितनी बार संशोधन किया गया है प्रस्तावना में, कितनी बार, ये बताओ मुझे आंसर, कितनी बार संशोधन, एक सेकेंड, कितनी बार, आंसर आ रहा है क्या? देखो एक बार, दो बार, विवेक विवेक दो बार कैसे हो गया बाबा? दो बार जरा मुझे बताओगे आप, विवेक दो बार कब हुआ है? ओके, दैट्स वेरी गुड, मतलब आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। कितनी बार संशोधन हुआ है? तो देखिए बता दूं मैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब तक भारत के संविधान के प्रियम्बल में ओनली वंस का मतलब क्या होता है? एक बार ही क्या किया गया है? संशोधन किया गया है, ठीक है। तो अब तक भारत का जो प्रियम्बल है उसमें कितनी बार संशोधन किया गया है? एक बार। वो कब किया गया है? वो किया गया है 42वें संशोधन के द्वारा। कब किया गया है वो? 42वें संशोधन के द्वारा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा, जिसके अंदर, जिसको हम लोग ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में इसको कहते हैं छोटा संविधान, ठीक है। खैर उससे मतलब नहीं है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। और इसको कराने के पीछे किसका हाथ था? इसको कराने के पीछे हाथ था श्रीमती इंदिरा गांधी जी का। किसका हाथ था? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1976 में, मतलब आप समझ रहे हो, एमरजेंसी 75 में लगी थी। एमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी जी ने प्रियम्बल में संशोधन ही करा दिया। कितनी बड़ी बात है। और जब संशोधन कराया तो प्रियम्बल में क्या किया? प्रियम्बल में क्या कर दिया? 3 वर्ड ऐड कर दिए। प्रियम्बल में कितने वर्ड ऐड कर दिए? 3 वर्ड्स को क्या कर दिया? 3 वर्ड्स को ऐड कर दिया, ठीक है, ऐड कर दिया। वो 3 वर्ड्स कौन है बताइए जरा? वो 3 वर्ड्स हैं आपके, यहां लिखूं क्या? सोशलिस्ट, ठीक है, हिंदी में आपका दिया हुआ है। इसके बाद सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। इसके बाद इंटेग्रिटी। और पता है क्या? इन 3 वर्ड से के ऐड होने से हमारा प्रियम्बल और मजबूत हो गया। मजबूत और मजबूत, बूद हो गया, ये त होगा। हमारा प्रियम्बल क्या हो गया? और मजबूत हो गया। प्रियम्बल क्या हो गया? और मजबूत हो गया। मतलब संशोधन किया हम लोगों ने, बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया। इनफैक्ट हमने अपने प्रियम्बल को क्या कर दिया? प्रियम्बल को मजबूत कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? आशा करती हूँ आप लोग को अब तक की क्लास में सब कुछ समझ में आया होगा। हाँ देखो, 42nd अमेंडमेंट एक्ट को हम लोग क्या कहते हैं सिमरन? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट आपका प्रस्तावना, जिसको हम लोग कहते हैं प्रियम्बल। अब जल्दी से एक और टॉपिक है उस पर जाते हैं, ठीक है। हाँ बाबा, अरे बाबा, अरे अरे अरे, देखो सिमरन क्वेश्चन पूछ रही है, इस प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सिमरन, इतनी देर से मैंने क्या कथा सुनाई है। देखो मैंने यहाँ पे इतनी देर से मैंने क्या, इस प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा ये नहीं बताया क्या? ऑब्वियस सी बात है, यस। ओके, क्योंकि पहले में नो बोला, फिर यहाँ यस बोला। जब 2 यस हो गए तो ऑब्वियस बात है ना, यस होगा। प्रियम्बल जो है वो संविधान का पार्ट है। मैंने ये पूरा अच्छे से आपको बता दिया है। पूरी मैंने कहानी ही बता दी, अदरवाइज लोग इतनी कहानी नहीं बताते, मैंने बता दी ताकि आप लोग को और मजा आए। बिकॉज मुझे लगता है कि कहानी सुन के याद करना इट्स बेटर, है ना, इट्स मोर बेटर, और अच्छे से याद रहता है। आई बात समझ में? चले हम लोग, कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब मैं आपके सामने एक और टॉपिक लेके आती हूँ। आशा करती हूँ किसी को कोई डाउट होगा नहीं, अगर है
तो पूछ लिया जाए। अब मैं एक और टॉपिक लाती हूँ, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, चलिए इसको स्टार्ट। दिख रहा है क्या? मैंने स्क्रीन शेयर की है दूसरी, नहीं दिख रहा ना? सेकंड रुको, दिख रहा है? चलिए जरा मुझे बताइए मैंने क्या लगाई है हेडिंग नेक्स्ट टॉपिक की, क्या लिखा है नेक्स्ट टॉपिक, मुझे बताइए चैट बॉक्स में दिख रहा है? चले ओके, नोट्स आपको आपके ऐप पे मिल जाएंगे, ठीक है? तो देखो, हाँ इसका मैं हिंदी भी लिख दूंगी, परेशान मत हो। स्टार्ट करते हूँ। सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या हुआ, हमारे संविधान के क्या क्या फीचर्स हैं। तो ये सबसे आसान टॉपिक है, सबसे आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस कीर्तन है ये। जैसे कीर्तन है सुनते हैं बाबा जी का, ये वैसा ही कीर्तन है, इसको कीर्तन की तरह सुनो। जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बस आपको ध्यान में रखनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। तो मैं उसको या तो अंडरलाइन कर दूंगी या फिर इसको हाईलाइट कर दूंगी। तो देखो, यहाँ पे ये पिंक वाला इंग्लिश में है और ये ब्लैक वाला हिंदी में। तो आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे आप लोग फोन लेने जाते हो तो कहते हो ना, तो फिर जो शॉपकीपर है वो क्या करता है, वो बताता है कि देखिए सर ये फोन है, इसके अंदर ये फीचर्स है, ये कैमरा है, ये जो भी कुछ होता है, मेरे को तो मतलब ज्ञान नहीं ये फोन का, आप लोग जानते होंगे। जब आप लोग फोन लेने जाते हो तो कुछ भी आप जब सामान ऑर्डर करते हो फ्लिपकार्ट वगैरह पे, अमेजोन वगैरह पे, तो उससे फिर उस पर बताता है ना कि इस फोन का, इस चीज का ये फीचर्स है, इसमें ये कैमरा है, ये टेक्नोलॉजी है, ये है वो है। सो वैसे ही हमारे संविधान के पास भी कुछ फीचर्स हैं। उन फीचर्स को आइए जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहला फीचर ये है कि जो हमारे भारत का संविधान है वो लिखित है। अब आप लोग बोलेंगे लिखित है मतलब क्या हुआ, क्या ऐसे भी देश है क्या कि जिनका संविधान लिखा हुआ नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लिखित का मतलब ये है कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अच्छे से अरेंज है। मतलब अगर आप देखोगे तो इसमें इंडेक्स दिया हुआ है, मतलब पेज नंबर 10 पे ये है, पेज नंबर 12 पे ये है। तो हमारा जो संविधान है उसमें चीजें अच्छे से अरेंज है, उसी को हम लोग कहते हैं लिखित या फिर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जैसे कि यूके के अंदर है, सॉरी यूके नहीं यूएसए, जैसे कि यूएसए के अंदर है और हमारे प्यारे भारत के अंदर है, ठीक है। और एक दूसरा होता है आपका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लिखा नहीं, ये हवा में है। इसका मतलब ये होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके जो भी फीचर्स हैं वो कुछ आपको इधर मिलेंगे, कुछ आपको उधर मिलेंगे, मतलब रैंडम फैले हुए हैं। तो अगर किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रैंडमली फैला हुआ है कि 4 बातें इस पेज में है, 4 बातें उस किताब के उस पेज में है, उसको कहते हैं अनरिटन। जिसका एग्जाम्पल है, जिसको कहते हैं हिंदी में अलिखित, जिसका एग्जाम्पल है यूके, ओके, ब्रिटेन। ओके, ब्रिटेन का जो संविधान है वो क्या है, वो आपका अनरिटन है। और हमारे प्यारे भारत का और यूएसए का कैसा है, लिखित है, ठीक है। और बता दूं मैं आपको, भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। पूछो क्यों? बिकॉज हमारे ओरिजिनल, अब की बात नहीं कर रही हूँ, 1950 में जब लागू किया गया था ना, तब की बात कर रही हूँ मैं। उस टाइम हमारे देश के संविधान में आप समझ रहे हो, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी 1950 के बाद। अब तो पता नहीं कितनी बढ़ गई है। तो हमारा संविधान कैसा है, लिखित है, ओके, मतलब प्रॉपरली अरेंज है। दूसरा, दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। एग्जाम में पूछता है कि दुनिया का सबसे लंबा संविधान किसका है, तो हम क्या बोलेंगे, मेरा प्यारा भारत, ठीक है। सेकंड, हमारे देश के संविधान में कठोरता भी है और लचीलापन भी है। अब आधे लोग बोलेंगे कठोर मतलब क्या, कपड़ा है क्या कि कठोर होगा, पत्थर कि कठोर हो गया? नहीं, कठोर का मतलब होता है रिजिडिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे संविधान में संशोधन करना अमेंडमेंट करना ना बहुत आसान है, ठीक है, यूके की तरह, और ना बहुत ही टफ है यूएसए की तरह।
आई बात समझ में? मैंने क्या बोला, ध्यान सुनना, मैंने ये बोला हमारा जो संविधान है उसके अंदर मिक्सचर है, मतलब उसमें आपका कठोरता भी है और लचीलापन भी है, ठीक है। किस चीज में? संशोधन के मामले में, ठीक है। बिकॉज जो अमेरिका है उसका संविधान संशोधन के मामले में बड़ा ही टफ है, वहां पे अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल है, और वही जो यूके है वहां पे अमेंडमेंट करना बहुत आसान है। तो हमारे देश ने क्या किया, दोनों को मिक्स कर लिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे दिया हुआ है भी हुआ है, आप देख सकते हैं। यूएसए हुआ, आपका स्विट्जरलैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, इनका जो संविधान है वो कठोर है, बट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का जो संविधान है वो आसान है, पर हम लोगों का मिक्स है, ना ज्यादा हार्ड है और ना ज्यादा मुलायम है, मतलब संविधान संशोधन करना ना इतना आसान है यूएसए की इसकी तरह, ब्रिटेन की तरह, और ना इतना ज्यादा टफ है अमेरिका की तरह। आई बात समझ में? नेक्स्ट, संघीय राजनीति। नेक्स्ट क्या है आपका? संघीय राजनीति। इसका मतलब होता है फेडरल पॉलिटी। इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता होगा कि हमारे देश में एक संघ है जिसको कहते हैं यूनियन। क्या है? एक संघ है, इसको क्या क्या कहते हैं? यूनियन। इसके नीचे कई सारे राज्य आते हैं, ठीक है। तो हमारे देश में जो प्रणाली है ना, उसको हम लोग कहते हैं क्वाजी फेडरल, इंग्लिश में कहते हैं अर्ध संघीय। ओके, मतलब जो पावर है वो पूरी तरीके से संघ के पास नहीं है, और ना ही वो पावर है वो पूरी तरीके से राज्य के पास है, इसमें बंटवारा किया हुआ है। इसमें क्या है? बंटवारा किया हुआ है। तो जब बंटवारा हो तो उसको हम लोग कहते हैं अर्ध संघीय। जैसे क्या हुआ, इसका मतलब इस व्यवस्था में क्या होता है कि सरकार के दो स्पष्ट सेट होते हैं, ठीक है, जैसे कि केंद्र और राज्य। इसके बावजूद जो है, जो केंद्र की सरकार होती है ना, उसके पास ज्यादा शक्तियां होती हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत की जो फेडरल पॉलिटी है, भारत का जो संघीय ढांचा है, या फिर जो उसका संघीय राजनीति है वो कैसी है, तो आप बोलेंगे वो आपकी अर्ध संघीय है, मतलब क्वाजी फेडरल है। अब आपसे बोलेगा कोई बताइए क्वाजी फेडरल क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? क्वाजी फेडरल का मतलब ये होता है कि हमारे देश में एक आपकी केंद्र की सरकार भी है और राज्य की सरकार भी है, बट इसके बावजूद भी जो ज्यादा पावर है ना वो केंद्र की सरकार के पास है। उसको हम लोग कहते हैं अर्ध संघीय व्यवस्था, या फिर उसको कहते हैं क्वाजी। कुछ लोग क्वाजी कहते हैं, कुछ लोग क्वाजाई कहते हैं। ओके, क्वाजाई या फिर क्वाजी फेडरल। आया समझ में? अब नेक्स्ट पार्ट है कि हमारे देश में संसदीय जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ठीक है। ये धर्मनिरपेक्ष स्वतंत्रता नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है? पार्लियामेंट्री प्रजातंत्र, ये प्रजातंत्र होगा। ओके, ये प्रजातंत्र है। ओके, कैसी कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास एक संसद होगा, हमारे पास संसद है एक्चुअली, ठीक है। संसद में दो सदन है, एक लोअर हाउस, एक अपर हाउस, ठीक है, मतलब राज्यसभा और लोकसभा। और आपको पता होगा कि संसद में कौन आता है? संसद में आता है आपका लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये जो हमने ढांचा लिया है ना, संसदीय ढांचा, ये हमने कहाँ से कॉपी किया है? कॉपी किया हमने कहाँ से? अपनाया है ब्रिटेन से, ठीक है। तो हमारे देश में जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जो हेड होगा, ठीक है, जो हेड होगा सरकार का जो हेड होगा वो वह इंसान होगा जो सत्ताधार, जो मतलब मेजॉरिटी पार्टी है उसका हेड होगा, ठीक है। और जो आपका वो कहलाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो उनका मंत्री का जो परिषद है, प्रधानमंत्री अपने मंत्री परिषद के साथ मिलके लोकसभा के लिए जिम्मेदार होगा, मतलब कि लोकसभा को उत्तरदायी होगा। ध्यान रखिएगा, कुछ लोग कहते हैं पार्लियामेंट के लिए उत्तरदायी, वो कहना गलत है। ओके, इस पे सवाल ही पूछा था, नहीं। जो आपकी जो सरकार होगी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, वो जनता चुनेगी, पहली बात तो ये है ना, हम लोग जानते हैं। इसके बाद ऐसी पार्टी, ओके, ऐसी पार्टी जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ सांसद है लोकसभा में,
उस पार्टी का जो दल है वो दल अपना एक नेता चुनेगा, उस नेता को नाम दिया जाएगा प्रधानमंत्री। वो प्रधानमंत्री अपने लिए 15% जो सीट है उसके माध्यम से मंत्रियों को चुनेगा, इसको कहते हैं मंत्री परिषद। तो प्रधानमंत्री अपने मंत्री परिषदों के साथ मिलके लोकसभा के लिए जिम्मेदार होगा। आई समझे बात? अगर मान लीजिए वो इसमें फेल हो गया तो उसकी सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। और एक बात और है, हमारे देश में जो राष्ट्रपति होता है, ठीक है, उसके पास मूल पावर नहीं होती है, ठीक है। भारत में जो राष्ट्रपति है ना, वो अमेरिका के राष्ट्रपति से बहुत अलग है। भारत में जो प्रेसिडेंट है उसकी जो पावर है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट से बहुत अलग है, ठीक है। ये बात आपको जाननी है। अब तक कोई दिक्कत है? बाकी जो आपका बचा हुआ है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी, और इसके बाद हम लोग एक और टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तो अब तक किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ ले, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। आपको नोट्स आपके ऐप पे मिल जाएंगे। ओके, चलिए, दैट्स गुड। इसको बस समझना था, बाकी मैंने समझा दिया। मैं जब नेक्स्ट क्लास में आऊंगी ना तो मैं आपको ये टॉपिक से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेगा। तो एक काम करते हैं, तब तक के लिए सबको ऑल द बेस्ट। नहीं नहीं नहीं, सुनो, अमेरिका में प्रेसिडेंट होता है आदित्य, और अमेरिका का जो राष्ट्रपति है ना वो भारत के राष्ट्रपति से बहुत अलग है। उसकी पावर बहुत अलग है, बताऊंगी कैसे। और भारत में जो पार्लियामेंट्री व्यवस्था है वो ब्रिटेन से तो ली गई है, बट ब्रिटेन में आप देखोगे जो हेड होता है वो रानी होती है, रानी या फिर राजा, जो भी हो, जिसको हम लोग कहते हैं मोनार्क। पर भारत में क्या रानी राजा हेड है? नहीं, भारत में राष्ट्रपति है जिसको हम लोग नॉमिनल हेड कहते हैं, बट जो रियल पावर होती है, असली शक्ति, वो तो प्रधानमंत्री के पास होती है, ठीक है। तो ऑन दिस नोट वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास, एंड तब तक ये सबको जय हिंद, जय भारत, एंड आप सबको धनतेरस की शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। थैंक यू।